मैं पूर्ण सर आज क्लास 10th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। आप इसके पहले जो अध्ययन कर चुके हैं, अब इसके बाद जो सबसे मेन आपका है वह पीएच वैल्यू है, पीएच मान है। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा है कि आयनिक गुणनफल क्या है, आयनिक वियोजन क्या है, आयनिक वियोजन भी है। ठीक है, तो आयनिक वियोजन क्या होता है? जब किसी लवणकुश के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, वो घोलते हैं तो वह अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अब यह जब विभक्त होता है तो उसकी मात्रा कौन माने किस क्षारक की मात्रा अधिक है या अम्ल की मात्रा अधिक है, उसको हम ज्ञात करते हैं। और इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है? पीएच स्केल के द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। तो पीएच स्केल कोई स्केल नहीं है, मापन नहीं है, बल्कि यह विलयन के रंगों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अब विलयन का निर्धारण आप कैसे करेंगे? तो इसमें जो है 0 से लेकर के और 14 तक की संख्या होती है। तो अगर 0 से जब क्रमशः आप बढ़ते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यह अम्ल की जो प्रबलता होती है वह 1 प्रबल होता है, 2 उससे कम होता है, 3 उससे कम होता है, 4 उससे कम होता है, 5 उससे कम होता है और 6 सबसे कम होता है। अब नंबर आता है 7 का। तो 7 को जो है उदासीन विलयन कहते हैं, यानी उसमें अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव, दोनों का प्रभाव जो है समान हो जाता है, अर्थात वह विलयन उदासीन हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। अब जैसे हम क्रमशः 7 के बाद बढ़ते हैं, 8 9 10 11 12 13 और 14, या जब 14 तक हम चलते हैं तो क्रमशः जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं वैसे क्षार की प्रबलता बढ़ती जाती है, अर्थात जो 14 नंबर का क्षार होगा, वो जिसका पीएच मान 14 होगा, वह प्रबल क्षारक कहलाएगा या प्रबल होता है, प्रबल क्षार होता है। और जैसे जैसे क्रम संख्या आपकी कम होती जाएगी, 13 12 11 10 9 8, ये क्या होता है, दुर्बल क्षार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो इसी का हम अध्ययन पहले करेंगे। तो सबसे पहले आप पीएच मान देखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी उस विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है, उसके ऋणात्मक लघुगणक को ही जो है हम उसका पीएच मान कहते हैं। अब या उसको कह लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक संख्या है, वह घात है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, दो तरह का हो गया। पहला हो गया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, या किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणात्मक घात है जो उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करती है। अब यह आगे क्या है? तो पीएच क्या है? यह पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की शक्ति, और इसी शक्ति को आप पीएच मान कहते हैं। जल में उपस्थित हाइड्रोजन और OH माइनस हाइड्रोक्सी, या तो उसकी सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। हाइड्रो माने जल जो है दो तरह से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सी आयन से मिल करके बना होता है। तो यह जब दोनों को हम बराबर करेंगे, यानी दोनों में हाइड्रोजन में क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस, यानी दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यह विलयन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, और इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अब आता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में मात्रा को उस विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उस विलयन में ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में जो है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम व्यक्त करते हैं और उसे हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब आता है पीएच स्केल। अभी हम बात किए थे कि तन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति को संख्याओं द्वारा व्यक्त करना ही
करना ही पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल की संख्या 0 से 14 तक होती है। आप इसमें पीएच स्केल के विषय में इसके पहले आप अध्ययन कर चुके हैं। तो पीएच स्केल में जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि जो भी आपकी तुलना होगी वह जलीय में होगा, अर्थात जल का ही हम पहले क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो के माने एक स्थिरांक है जिसे W से प्रस्तुत किया, W माने जल, वाटर से है। तो E बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों मिला होता है, और दोनों का मिश्रित जो मान होता है वह 10⁻⁻14 होता है, ग्राम आयन प्रति लीटर में होता है। इसको आगे हम देखेंगे। ज्ञात है कि H2O = H प्लस इंटू OH माइनस, देख रहे हैं। तो H प्लस इंटू OH माइनस = 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। अब इसके बाद इसको हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो चूंकि जल उदासीन होता है, अतः H प्लस आयन = OH माइनस आयन, देख रहे हैं, या H प्लस H प्लस = 10⁻⁻14। हम इस दोनों को H मान लेते हैं, माने हाइड्रोजन आयन मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो H प्लस होल स्क्वायर = 10⁻⁻14। तो अब एक केवल इसमें से एक का हम तुलना करेंगे, तो ये इन ब्रैकेट 10⁻⁻14 हो जाएगा। और H प्लस के लिए होगा, अब जब इसको हल करेंगे तो 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है, ठीक है। और यही कारण है कि जल का पीएच मान 10⁻⁷ होता है। ये आपने देख लिया कि जल का उदासीन क्यों होता है। अब इसके बाद आता है पीएच तथा पीओएच में संबंध क्या है, ठीक है। पीएच देख रहे हैं, पावरा हाइड्रोजन तथा पावरा हाइड्रोक्सिल आयन में संबंध क्या होता है। तो आप जानते हैं कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन = 1 × 10⁻⁻14, यानी H धनायन गुणे OH माइनस बराबर 1 × 10⁻14, अर्थात पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है, 14। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं पीएच को लाग में व्यक्त करना। इसको लाग में कैसे व्यक्त करेंगे, तो आप देख रहे हैं पीएच = माइनस लाग हाइड्रोजन आयन, ये हो गया। अब पीएच बराबर क्या करेंगे, अब लाग में जब व्यक्त करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। अब जब हाइड्रोजन आयन हो गया तो इसको फिर H हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसको किसके, तो ऋणात्मक 10 के घात में हम व्यक्त करते हैं। तो 10 ऋण पीएच, ये इसका पीएच को लाग में हमने व्यक्त कर दिया। फिर से एक बार देख लेंगे पीएच को लाग में कैसे व्यक्त करेंगे। पीएच बराबर माइनस लाग H धनायन, पीएच बराबर लाग 1/H धनायन, या H धनायन बराबर 10⁻⁻ pH। अब इसमें जो पीएच मान आपने देखा, पीएच मान क्या है, पीएच मान के विषय में आपने अध्ययन कर लिया है। अब आया है ये सूचक। सूचक क्या है, वह पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में अपनी उपस्थिति विलयन के रंग में परिवर्तन कर सूचना देते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि सूचक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देता है। एक बार और देखेंगे कि वह पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में अपनी उपस्थिति विलयन के रंग में परिवर्तन कर सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। या वह पदार्थ जो अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, गुड़हल का फूल, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज आदि। इसमें आप देखेंगे, आपको याद होगा कि जब आपके किसी शर्ट में या किसी कपड़े में हल्दी लग जाती है और जैसे ही आप डिटर्जेंट से उसे धोना शुरू कर देते हैं तो वह रंग परिवर्तित कर देता है, अर्थात वह कत्थई कलर का या खून के रंग का हो जाता है। तो यह अपने उसमें उपस्थित होकर सूचना देता है कि इसमें क्या है, क्षार। देख रहे हैं क्षार क्या है, जो कास्टिक सोडा आप लेते हैं वो क्षार होता है, और जो हल्दी में होता है वो अम्ल की मात्रा उसमें अधिक होती है। और जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो वो अपना परिवर्तन करके क्या बता देता है, उसको रंग परिवर्तन कर देते हैं। अब अम्ल क्षार सूचक क्या है, तो अम्ल क्षार सूचक वह कार्बनिक अम्ल या क्षार है जो अपनी उपस्थिति में अब रंग परिवर्तन के द्वारा क्या करते हैं, अंत बिंदु की सूचना देते हैं। फिर से देख लेंगे कि अम्ल क्षार सूचक वह कार्बनिक अम्ल या क्षार है जो जलीय विलयनों में
यह कब होता है? अम्ल क्षार अनुमापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपने रंग परिवर्तन से अंत बिंदु की सूचना देते हैं, जैसे फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज आदि। यह क्या होते हैं कि जब किसी जलीय विलयन में हम डालते हैं तो यह अपनी उपस्थिति उस विलयन के रंग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है सूचकों की पीएच रेंज। यानी सूचकों का पीएच रेंज क्या होता है? तो प्रत्येक सूचक का अपना एक अलग अलग पीएच मान होता है, जो क्या होता है कि वह रंग परिवर्तन विलयन की पीएच स्तर को देख करके वो होता है। जैसे मेथिल ऑरेंज का पीएच मान दूसरा होता है, गुड़हल के फूल का पीएच मान दूसरा होता है, फिर फिनाफ्थलीन का पीएच मान दूसरा होता है। इस तरह से वो अपना पीएच परिसर के अनुसार वह अपना रंग परिवर्तन करते हैं। इस वीडियो में कुछ लवण के निर्माण एवं उपयोग से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले आता है धावन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब धावन सोडा का पहले हम देखेंगे रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 × 10H2O। ठीक है। अब रासायनिक नाम क्या है? क्योंकि सोडियम है, आपने पढ़ा भी है। सबसे पहले हम धनायन को आगे रखते हैं, धनायन हो गया। उसके बाद ये कार्बोनेट ऋणायन है, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। अणुभार इसका होता है 286। जब अलग अलग अणुभार इसका जब ऐड करेंगे तो यह कुल मिला के 286 होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने की विधि क्या है? तो आप देख रहे हैं इसमें सोडियम, इसमें कार्बोनेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होता है? धावन सोडा का निर्माण होता है। तो पहले हम देखेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH। तो अब लिखेंगे 2 भाग NaOH एंड 2 NaOH प्लस CO2। अब क्या करेंगे? दोनों जब अब क्रिया कर रहे हैं तो ये हो रहा है Na2CO3 प्लस H2O। अब इसका यह निर्माण हो गया। अब तो आप देख रहे हैं कि उसके सूत्र में है 10H2O और यहाँ पे है H2O। तो आखिर में 10H2O कैसे होगा? तो इसके लिए है कि कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने कर गर्म करने के पश्चात सांद्र बनाकर ठंडा करने पर Na2CO3 × 10H2O का निर्माण होता है। ये हो गया। अब इसका गुण क्या है? तो सबसे बड़ा गुण इसे पहला है, इसे धावन सोडा या सोडा ऐश भी कहते हैं। दूसरा है जल से क्रिया करके क्षारीय विलयन बनाता है, यानी Na2CO3 H2O से क्रिया करके क्या बनाता है? क्षारीय विलयन बनाता है। देखेंगे Na2CO3 प्लस 2H2O। अब देखिए यहाँ पे जो तीर दिया है साम्यावस्था दिखा रहा है, यानी यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें 2NaOH बन गया और प्लस H2CO3 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अम्ल से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तीसरा में Na2 कौन? Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है, अम्ल से क्रिया कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अब Na2CO3 और हाइड्रोजन इसमें जुड़ जा रहा है, तो बना रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और यह चूंकि 2 भाग इसका है सोडियम का, तो 1 भाग ये और ये जो शेष आपका Cl है, ये दोनों मिल जा रहे हैं और यह NaCl का निर्माण कर रहे हैं। अब ये चूंकि आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि जल तथा लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये कैसे बनाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अब क्या करेंगे? पुनः अम्ल से क्रिया कराएंगे, तो NaCl का निर्माण हो गया प्लस, अब देखिएगा Na और Cl का निर्माण हो गया। अब CO2 का निर्माण हो गया ये, और जो बचा H2O का निर्माण हो गया। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, यह यानी कौन? तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 अब क्या बनाता है? तो 2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। इसके पहले आपने धावन सोडा के बनाने की विधि और उसके गुण के विषय में अध्ययन किया था। इसमें आप धावन सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यह प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा आपका होता है जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कांच, कागज़, सोडा, सिलिकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। कपड़े साफ करने में उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा, सफ़ेदा, बोरेक्स और डाई बनाने में इसका उपयोग करते हैं। सातवां है आग बुझाने वाले यंत्रों में इसे प्रयोग में लाया जाता है। यह आपका हो गया धामन सोडा के उपयोग। फिर से एक बार देख लेंगे। प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कागज़, सोडा, सिलिकेट और कांच बनाने में, कपड़े साफ करने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा, सफ़ेदा, बोरेक्स और डाई बनाने में तथा आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका लवण है वो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसका आप रासायनिक अणुसूत्र देखेंगे NaHCO3। अणुभार क्या है इसे हम थोड़ा सा डिफिनीशन में आपको बता दिए हैं, देख लीजिए। 23 सोडियम का जो अणुभार होता है वो 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो चूंकि ऑक्सीजन का 3 अणु है इसलिए 16 का गुणा 3 कर दिए, 23, 1, 12, 48 दोनों को जोड़ करके सबको ये 84 हो गया। तो रासायनिक इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका निर्माण विधि क्या है? तो निर्माण विधि अभी आपको हम बताए हैं कि आपने धामन सोडा में देखा है कि धामन सोडा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो जब उपयोग होता है तो उसका सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। तो उसी को चूँकि हम बताएं कि यह क्या है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में, संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त विलयन कौन सा? ऐसा विलयन जिसमें एक ऐसा समय आता है जिसमें हम जो विलय उसमें घोलते हैं वो घुलता नहीं है, उस स्थिति में उसको हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे आप देखेंगे कि Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब सब जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2NaHCO3, यानी यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में यह प्राप्त होता है। तो आज हम बेकिंग सोडा के गुण के विषय में अध्ययन करेंगे कि इसका क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय सफ़ेद जल में विलेय है। ताप का प्रभाव इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 2NaHCO3 जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। तीसरा है जलीय अपघटन। इसके जलीय अपघटन से क्षारीय विलयन बनता है, जैसे NaHCO3 प्लस H2O। अब ये भी उत्क्रमणीय तीर के द्वारा दर्शाया गया है साम्यावस्था के रूप में। तो यह भी NaOH प्लस H2CO3 का निर्माण करता है। चौथा है अम्ल से क्रिया। यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखेंगे NaHCO3 प्लस HCl, Na और Cl मिलकर के NaCl का निर्माण कर दिए और यह CO2 का निर्माण यहाँ से हो गया और शेष बचा H और वो यानी H2O का निर्माण हो गया। अब आते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो आप इसका उपयोग सदैव करते आए हैं। जैसे देखेंगे बेकिंग सोडा के उपयोग में सबसे पहले पेट की अम्लता दूर करने में, यानी एसिडिटी जब गैस बनता है तो उसके जो दवा हम लेते हैं वो इससे ही निर्मित होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट के साथ मिश्रित करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। चौथा आता है झागदार पेय बनाने में, जैसे इनो, पेफीज आदि को हम इसके द्वारा निर्माण करते हैं। अगला आता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। चूँकि इसका मुख्य गुण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो जब आग लगती है तो फिर क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है फायर वाले में, जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें सोडियम का रहता है और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। दोनों को मिक्स के बाद ये आग का
वो CO2 का निर्माण करता है और वो आग बुझाने का काम देता है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में छठवां होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।